कहते हैं कि पंखा चले, जब चल रहा होता है तो बंद करा देते हैं, जब बंद हुआ होता है तो चलवा लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि बच्चों ने कहा कि बंद कर दें। उन्होंने कहा जी चला दें, हम एक आखिरी मौका हमें दे दें। पक्की बात है, किसी और को कोई मसला तो नहीं होगा। ठीक है जी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत, सवाब मज़ीद ऐड हो जाएगा। ये जो रेगुलेटर ऐसे गोल घुमा के देख लें, अगर चल गया तो इनकी किस्मत। क्योंकि इसका बटन ख़राब हो चुका हुआ है और एक कोशिश की गई और नहीं चला। नसीब से नहीं लड़ा जा सकता। हाँ जी, फिर भी वो लोग जो एन उसके नीचे और उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर उनके इर्द गिर्द पंखा चल रहा होता तो कमाल हो जाता। पीछे एक जगह पंखा चल रहा और उसके इर्द गिर्द कुछ कुर्सियों में जगह है। ठीक है, नहीं जी, असल में आप लोग अभी बाहर से आएंगे, अंदर आके बैठ के सेटल हो जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। नहीं, इसके वाकई रेगुलेटर में कुछ मसला आया हुआ है, तो कभी ये काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा, और इसलिए कि बच्चे भी बार बार ऐसे कभी ओपन करा रहे हैं कभी बंद करवा रहे हैं। चलो अच्छा है, ये जब चल रहा होता है ना तो वो एसी वहीं रुक जाती है उसकी हवा। अब वो एसी आगे तक जाएगा और क्लास को ठंडक देने की कोशिश करेगा। जी, कुछ पढ़ा आप लोगों ने? कल हम लोगों ने लंबा चौड़ा सा चैप्टर किया जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें थी, वो हम लोगों ने करने की कोशिश की। मैंने आपसे कहा था कि अब हमारे वो बड़े चैप्टर्स और उस तरह से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो अब चीज़ें थोड़ी हमारे कंट्रोल में आ रही हैं। सिलेबस आउटलाइन के मुताबिक 1-6 है 20 नंबर का, इसमें से 6 अभी नहीं हुआ। फिर 9-11 एक पोर्शन है, वो हो गया, और फिर 15 से 20 का एक और पोर्शन अकेला एक चैप्टर था, वाइंडिंग अप चैप्टर 12। तो अब है, यानी कि अगर हम आज ही जब ख़त्म कर लेंगे तो हमारे 3 एरियाज 15 से 20 नंबर में से सिर्फ एक एरिया का एक चैप्टर में हुआ हुआ होगा, चैप्टर नंबर 6। तो खुशी की बात यह है कि सिर्फ 6 दिन रह गए और पता भी नहीं लगा, और आप साथ साथ तैयार भी करते आ रहे थे, आप साथ साथ चल रहे हैं, और जो अभी भी साथ साथ नहीं चल रहा, और ये वो बच्चा है जिसने पहले कहा था सर मेरी तैयारी 0 पे है, तो क्या इन 12 में हो जाएगी तैयारी? तो मैंने उस टाइम पे भी कहा होगा हम तो करा देंगे, आप बताएं तैयारी हो जाएगी। तो मेरा अभी भी सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि तैयारी हो जाएगी? बस जिस दिन आपने इरादा छोड़ दिया उस दिन तैयारी नहीं होगी, वरना हमारी तरफ से इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम इसको साथ साथ चीज़ों को लेके चलते रहें। तो क्रैश का मकसद ये है कि हम पहले चीज़ों को समझ रहे हैं, समझने के साथ साथ याद कर रहे हैं। अब पूरे चैप्टर में समझ तो अच्छी तरह से आ जाती है, टाइम इतना नहीं होता कि हम देखें कि हमने कितना लिख के करना है या कितना अच्छी तरह से याद करना है। तो पहले दिन एक लिस्ट शेयर की थी आपसे ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन की सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में भी मौजूद है, तो किसी भी टाइम पे आप जाकर उस लिस्ट को दोबारा से देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको ओरिएंटेशन वगैरह से नहीं समझ आ रही तो आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां किताब है, किताब के अंदर आप एंटर होंगे तो वहाँ एक फ़ोल्डर या एक फ़ाइल बनी हुई होगी जिसका नाम होगा गिफ्ट फ्रॉम सर आतिफ। उसके अंदर छोटी छोटी सी कुछ फाइल्स हैं, उसमें सबसे आखिरी फ़ाइल यही फ़ाइल है कि आपने स्पेसिफिकली याद किस चीज़ को करना है। ये लास्ट मंथ रिवीजन के लिए गाइडलाइन है कि जब कम टाइम हो तो आपने अगर सिलेक्टेड को याद करना है तो कम से कम कितना याद करना है। तो हर चैप्टर होने के बाद उस स्लाइड को देखेंगे तो आपको हौसला हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, कम से कम इतना याद करना है, बाकी चीज़ें आज समझ लें, मौका मिल गया तो बाद में याद कर लेंगे, लेकिन जितना कम टाइम है उसमें इस वक्त साथ के साथ सिर्फ उतना ही याद हो सकता है जितना वो उस लिस्ट में आ रहा है। तो वाइंडिंग अप को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मार्जिन है हमारे पास, अभी तक कोई जितने हमने पीछे चैप्टर पढ़े उन चैप्टर्स में कहीं किसी चैप्टर में कोई जेनेरिक सवाल, हम 3-4 सवाल ले सकते हैं। अगर कोई ऐसी कन्फ्यूजन जो आपको बहुत परेशान कर रही हो अभी तक किसी चैप्टर का, कोई ऐसी बात जो पढ़ के भी नहीं समझ आ रही, सुन के भी नहीं समझ आ रही और आप बहुत शदीद परेशान हैं जी, बुक क्लोजर में कौन से पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन हो रही है? सारे में ही कन्फ्यूजन हो रही है। आप बुक क्लोजर वाले दिन आए थे, बुक क्लोजर के ऊपर डिस्कशन हमने की थी। बुक क्लोजर में क्या है, कंपनी को अपने कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस करने के लिए अपने रजिस्टर के ऊपर कुछ काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने मेंबर्स को नोटिस भेजना है,
मीटिंग से कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। कंपनी ने अपने लोगों के नाम पर राइट लेटर निकालने होते हैं, कंपनी ने लोगों को डिविडेंड देना होता है, कंपनी ने लोगों को बोनस शेयर्स देने होते हैं। किन लोगों को देने होते हैं? मेंबर्स को। और मेंबर्स का पता कहाँ से लगेगा? एक रजिस्टर में। और रजिस्टर के कौन से दिन के मेंबर उठाएं? अब आपने एक दिन के मेंबर्स की लिस्ट निकाली और अब आपने सोचा इनको हम राइट ऑफर देंगे, तो आपने क्या किया? अगले 3-4 दिन तक राइट ऑफर लेटर बनाते रहे, प्रिंट करते रहे, अरेंज करते रहे। जब आप भेजने लगे तो पता लगा कि उन लोगों में से 150 मेंबर्स तो छोड़ के जा चुके हैं। आप उलझन में आ गए, आपने वो माइनस किए, नए नाम देखे, उन नए लोगों के नाम पे 1-2 दिन में बनाए। जब बना के बैठे तो पता लगे जो पहले से मौजूद थे उनमें से 20 छोड़ गए और उनमें से भी बहुत सारे लोग छोड़ गए। तो आप तंग आके कहते हैं यार अजीब सा रजिस्टर है, फिसलता ही रहता है। रियल टाइम रजिस्टर है ना, हर सेकंड हर मिनट बदल रहा है, उसमें कभी भी कोई भी मेंबर इंदराज हो सकता है, कभी भी निकल सकता है। तो जब भी आपको इस तरह के एक्शंस करने पड़ते हैं और अपने रजिस्टर को थामना पड़ता है कि यार रुक जाओ बस, अब इस वक्त अब ज़्यादा बदलना नहीं है, तो आप बुक क्लोजर की डेट्स अनाउंस कर देते हैं। आप कहते हैं देखो हमारे मेंबर्स हम लोग राइट ऑफर करने लगे हैं, तो 25 तारीख को हम रजिस्टर बंद कर देंगे। जिस जिसके दिल में ख्वाहिश है कि राइट ऑफर लेटर उसे मिले, वो 25 तक अपने नाम का इंदराज करा ले। क्योंकि 25 के बाद कोई अगर आएगा भी हमें कहने तो हम उसको बीच में ऐड नहीं करेंगे, फिर उसको यकम हम दोबारा से ऐड करेंगे। हम 25 से यकम तक रजिस्टर क्या करने लगे? बंद। तो रजिस्टर उस वक्त बंद हुआ होगा। अगर उस वक्त कोई आपको रिक्वेस्ट करेगा भी कि मेरा नाम इसमें शामिल कर दो या निकाल दो, तो आप उसको रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करेंगे। तो जिस दिन रजिस्टर बंद हुआ उस दिन जो रजिस्टर में मेंबर थे उनको डिविडेंड मिलेगा या उनको राइट शेयर्स मिलेंगे या उनके साथ सारी प्रोसेसिंग होगी। इसका एक और फ़ायदा भी होता है ना, ये वाले भाई को शेयर दिया, अभी वो भाई ने अपने नाम पे इंदराज नहीं कराया था कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, ये फ़ौरन से गए उनसे वापस शेयर पकड़ के अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लिया, या वो भाई ने अगर टाइम से अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लिया, तो इसमें हर वक्त झगड़े रहते हैं। तो कंपनी क्या कर सकती है? रजिस्टर को क्लोज कर दे और उस दौरान किसी भी ट्रांसफ़र को प्रोसेस ना कर दे और पब्लिक नोटिस दे दे, भाई जिसने नाम शामिल करवाना है अभी शामिल करवा ले, रजिस्टर बंद हो गया तो हम किसी की जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस नहीं करेंगे। तो डिविडेंड के वक्त भी ऐसा होता है कि वो रजिस्टर बंद करने का नोटिस दे सकते हैं। अगर नोटिस दे दिया तो फिर हम इंतज़ार करेंगे उस दिन का, और जिस दिन रजिस्टर बंद होगा उस दिन जो लोग मेंबर्स हैं उनको डिविडेंड मिलेगा, और वहाँ से 10 वर्किंग डेज स्टार्ट होंगे जिस दिन रजिस्टर बंद हुआ है, उन 10 वर्किंग डेज में लोगों तक पहुँचेगा। ये एक सवाल था, क्योंकि सवाल मेरा था कि शायद बीच में से कोई सवाल है, उन्होंने पूरा टॉपिक ही पूछ डाला था। हाँ जी, कोई और बीच में किसी पॉइंट पे कोई टेक्निकल सवाल जो अभी तक फंसा हुआ हो? इसमें जो 30 डेज है वो पूरे साल में टोटल आप बार बार कई दफ़ा बुक्स बंद कर सकते हैं, बट पूरे साल में जहन में रहे कि ऐसा ना हो कि आप कहें 255 दिन तो बुक्स बंद रहे, बाकी दिन बुक्स चलते रहे। तो बुक्स पूरे साल में ज़्यादा से ज़्यादा आप बंद कितने अरसे के लिए कर सकते हैं? 30 दिन, और उसमें भी एक्सटेंशन की गुंजाइश होती है। जी, ये बुक क्लोजर दोनों के लिए होते हैं, इंटरम के लिए भी और फाइनल के लिए भी? जी, क्या बुक क्लोजर इंटरम फाइनल दोनों के लिए होता है? कंपनी की मर्जी है, लेकिन फाइनल पे हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनल पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन हम हमेशा डेट ऑफ एजीएम ही काउंट करते हैं। इंटरम में मसला होता है, देखिए फाइनल में सबको पता है एजीएम होने वाली है, तो एजीएम से पहले सारे सियाने लोग अपने नाम पे शेयर ट्रांसफ़र करा करू के बैठ गए होते हैं, एजीएम होने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद कुछ एक्शन करते हैं। इंटरम में प्रॉब्लम क्या है? अचानक से आ जाता है, अचानक से आता है तो फिर ये खिचड़ी होती है कि आज कौन मेंबर है, कल कौन मेंबर था। तो इसलिए बुक क्लोजर फाइनल में हो भी तो हमें उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरम में हमें फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ जो अभी तक नहीं समझ आ रही? नंबर 9 की तरफ से था कि हम आउट ऑफ दूसरा हमने ऐसे अगर बेचते हैं तो लॉसेज अगर आएंगे, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को कंडीशन के साथ में होना पड़ेगा या? जी, हमने पढ़ा था कि हम एसेट की गेन ऑन सेल से आने वाले पैसे से डिविडेंड नहीं देंगे, और दूसरा था कि अगर मतलब वो ये है कि अगर ये हमारा नॉर्मल बिजनेस है और हमने एडजस्टमेंट कर ली है, तो अब क्या वो दोनों पॉइंट एंड के साथ हैं या और के साथ हैं? वो एंड के साथ हैं। ये एक टेक्निकल इस टाइम पे डिबेट है, यानी कि इसमें वो जो ओरिजिनल लॉ है उसमें जो अल्फाज लिखे हुए हैं उसके मुताबिक ये दोनों कंडीशंस साथ में पूरी होनी चाहिए। आईकेप की किताब ने मिस्टेकनली उसके बीच में और लिख दिया है, जिसकी वजह से एक नज़रियाती झगड़ा चल रहा है कि उन्होंने मिस इंटरप्रेट करके उसको गलत तरीके से किताब में बता दिया। तो इसकी जो ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन है वो एंड के साथ है, वरना और के साथ तो फिर मतलब ही ख़त्म हो जाता है।
आप कहें कंपनी गेन ऑन सेल ऑफ एसेट से डिविडेंड नहीं दे सकती, सिवाय इसके कि जहां लॉस और प्रॉफिट्स एडजस्ट हो जाए, या सिवाय इसके जहां कंपनी का कोई और इसी तरह का बिजनेस हो, तो या से तो उसका मकसद ही ख़त्म हो जाता है। दोनों के दरमियान एंड है, लेकिन शायद उस एंड को उर्दू में शायद किसी ने दूसरे को कहा यार किताब में दोनों शर्तों में और डाल देना, उर्दू में बोला इन दोनों शर्तों में और डाल देना, अलिफ वाओ रे, और डाल देना। लिखने वाले ने समझा कि दोनों कंडीशंस के बीच में इंग्लिश वाला ओ आर और डाल देना है, तो ये उर्दू वाला और था जिसको इंग्लिश वाला और लिख दिया। तो ये एक किताब में ICAP के टेक्निकल एरर है। फाइनल में मैं कब का ठीक करवा चुका हूँ, कैफ वाले में अभी तक उन्होंने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि खामखा, वरना क्या होता है बच्चे समझते हैं किताब का एडिशन चेंज हो गया। तो इस दफ़ा सीलो में कोई चेंज नहीं थी। अगर वो कह देते कि नया एडिशन एप्लीकेबल होगा तो सारे बच्चे पूरा सेशन परेशान रहते कि पता नहीं क्या बदल गया। तो इस तरह की छोटी मोटी चेंज को वो इमटेरियल काउंट करते हैं। कुछ MCQs की जो कैलकुलेशन उसमें एक एक दिन के एरर किए हुए हैं उन्होंने, और वो एक नोटिफाइड है, लेकिन उन्होंने सोच रखा है कि अब आगे जब इन्होंने मर्ज हो ही जाना है पेपरों ने तो तब की तब देखी जाएगी। इससे पहले कि आपके जहन में अजीब अजीब से सवाल आएँ, आगे जाके मर्ज हो ही जाना है, आगे जाके पता नहीं कब कहाँ जाके, ठीक है। वो इस तरह से सोचते रहते हैं कि ये पेपर हमने खामखा तोड़ दिया, नंबर ऑफ़ पेपर एम बिला वजह बढ़ गए। तो किसी भी टाइम पे वी मस्ट बी रेडी कि वो इन दोनों पेपरों को आपस में जोड़ दे। अगर ये जोड़ दें और आपका पेपर पास हुआ हो तो आपने यप्पी का एक नारा लगाना है, क्योंकि जिस वक्त ये जुड़े हुए होते थे पेपर उस वक्त इन्होंने 8 अटैम्प्टें ली थी, उनमें से 7 में सबसे गंदा रिजल्ट बीलो का था। ये बीलो होता था कंबाइंड पेपर, और 8वीं में इसका और ऑडिट का बराबर सबसे गंदा रिजल्ट था। यानी 7 में वो नंबर 1 पे रहा और 8वें पे वो और एक और नंबर 1 पे रहा। तो वो 8 अटैम्प्टें जब इन्होंने पेपर जोड़े रखा, वो 8 वर्स्ट अटैम्प्ट थी लॉ के पेपर के लिए, कि वो दोनों पेपर इकट्ठे नहीं होते थे, तो इसलिए उन्होंने तोड़ा। अब जब तोड़ा तो बहुत इजीली हो रहा है, अब वो उस पर भी परेशान है। तो इसलिए कभी भी वो उन्होंने अगर साबित करना होगा कि उन्होंने किसी नई स्कीम में कोई बड़ी चेंज लेके आए हैं, तो सबसे आसान तरीका ये है कि बीलो और सीलो को दोबारा जोड़ दो और कहो पिछले तो बेवकूफ़ थे, हमने देखो इसको जोड़ के एक पेपर बना दिया। तो जिनका पेपर निकला हुआ होगा वो बहुत ईजी होंगे, क्योंकि वो पेपर इकट्ठे होकर काफ़ी भयानक हो जाता है। तो उस वक्त CA का सबसे मुश्किल पेपर कैफ का बिज़नेस लॉ माना जाता था, और इस वक्त सबसे मजाकिया पेपर बी लॉ सी लॉ। इतना मजाक है कि आराम से फेल हो जाता है, वो तो हमने देखा हुआ है। ठीक है जी, कोई आखिरी और सवाल, फिर हम चैप्टर की तरफ आए। सर डिले इन पेमेंट जो है 45 डेज के लिए, ठीक है तो सर ये फाइनल और इंटरम दोनों के लिए जी। ये जो डिले वाली बात है फाइनल इंटरम दोनों के लिए है। फाइनल या इंटरम दोनों के लिए जो भी डेट ऑफ डिक्लेरेशन है उससे आप कितना गैप देंगे, 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। नहीं तो चीफ एग्जीक्यूटिव जाके कह सकता है जी मजबूरी थी। कब तक कह सकता है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन के 45 डेज तक वो कह सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपके चंद दिन गुजर गए और वो 10 वर्किंग डेज गुजर गए तो भी चीफ एग्जीक्यूटिव को फौरन से पकड़ के जेल में नहीं डाल देना, इंतजार करने। अगर वो डिक्लेरेशन के 45वें दिन भी जाके कोई जेन्युइन एक्सक्यूज दे दे तो वो बच सकता है। तो ये दोनों तरह के डिविडेंड के लिए। टेस्ट में क्वेश्चन था इंटरम डिविडेंड कितनी देर के लिए वो डिले हो सकता है। ठीक है, सही है, आपने मुझे ईमेल कर देना है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत ही स्पेसिफिक चले जाएंगे ना। फिर क्या होगा, जब मैं जवाब दूंगा तो आप कहेंगे अच्छा सर टेस्ट में वो एक MCQ था, ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं। अच्छा सर वो पिछले वाले टेस्ट में था। तो मैं चाह रहा था कि इस टाइम पे मेरे पास आए एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग, कि आप कहें सर वो वाला कॉन्सेप्ट तो अभी तक बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो इसलिए आप मुझे ईमेल कर दें, मैं उस पर जवाब दे दूंगा, लेकिन फिर ना एक अलग लंबी बहसें शुरू हो जाएंगी। तो क्या हम तैयार हैं? हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी ख़त्म कैसे होगी। वो कंपनी जो हमने स्टार्ट की थी वो कंपनी अब किस तरह से ख़त्म होगी। कंपनी हमने बनाई थी, मेमोरेंडम बनाया था, आर्टिकल बनाया था, हमने उसको एक जगह इंदराज कराया था, हमने कंपनी को चलाना शुरू कर दिया था। अब ये चैप्टर हमें बताएगा कि ये वाली कंपनी अब ख़त्म किस तरह से होगी। तो सामने थोड़ा धुंधला धुंधला सा, लेकिन आपको कुछ उदास उदास से लोग नज़र आ रहे हैं। कंपनी ने इन्हें निकाल दी है, दरवाजे बंद हो गए हैं, कंपनी बंद हो चुकी है, और अब ये बैठे बेचारे सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो कंपनी बंद हो जाने का मतलब क्या है? कंपनी की वाइंडिंग अप एक प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू कंपनी को बंद करने की तरफ चल पड़ते हैं। एक वर्ड है डिसोल्यूशन और एक वर्ड है वाइंडिंग अप।
वाइंडिंग अप बड़ा वर्ड है। वाइंडिंग अप कहते हैं उस पूरे प्रोसीजर को जो करते करते आप कंपनी को बंद करते हैं, और डिसोल्यूशन कहते हैं कंपनी के बंद होने के अमल को। यानी जिस दिन कंपनी का नाम रजिस्टर से निकल जाएगा, कंपनी ख़त्म हो जाएगी, सफ़ा हस्ती से मिट जाएगी, वो है डिसोल्यूशन का दिन। डिसोल्यूशन एंड रिजल्ट है वाइंडिंग अप के प्रोसेस का। तो वाइंडिंग अप में वी आर इंटरेस्टेड टू नो द प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनी वाइंड अप हो रही है। तो जिस वक्त कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही होती है उस वक्त एक लिक्विडेटर भाई साहब आ जाते हैं, वो कंपनी की चीज़ें देख रहे होते हैं, कंपनी के एसेट्स वगैरह सेटल कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कंपनी को बंद करने के मरहले की तरफ लेके आते हैं। वाइंडिंग अप शुरू होने का ये मतलब नहीं कि कंपनी की लीगल हैसियत ही ख़त्म हो गई है। कंपनी अभी ज़िंदा है, कंपनी अभी अकाउंट्स भी बना रही है। शायद आपको अकाउंट्स में याद हो कि कंपनी अभी वो 10 साल के संभाल के भी रखे हुए है, तो कंपनी प्रॉपर एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, कंपनी की इंतज़ामिया बदल गई है। पहले इंतज़ामिया होती थी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह, वो इंतज़ामिया साइड पे हो जाएगी और एक लिक्विडेटर भाई आ जाएंगे। फिर जो कंपनी के मेंबर्स थे उनको लॉ एक नया नाम देना शुरू कर देगा जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी। कंपनी बंद होने में जिन लोगों ने कंपनी को कंट्रीब्यूशन देनी है उनको हम कहेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी। यहाँ थोड़ा सा वैसे देखते हैं 1-3 ज़रा एक दफ़ा, जज़ाकल्लाह। कुछ बेसिक्स बातें करते हैं। टर्म वाइंडिंग अप मे बी डिफाइंड एज प्रोसीडिंग बाय विच अ कंपनी इज, वो प्रोसेस जिससे कंपनी डिसॉल्व होती है, यानी कि लाइफ ऑफ कंपनी इज पुट टू एन एंड। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एसेट्स ऑफ कंपनीज आर डिस्पोज ऑफ, एसेट्स बेचे जाते हैं, डेट्स आर पेड ऑफ, डेट दे दिए जाते हैं आउट ऑफ रियलाइज एसेट्स और फ्रॉम एसेट्स में से, नहीं तो मेंबर से मांग लेते हैं। अब आप कहेंगे सर मेंबर की तो लाइबिलिटी कोई नहीं होती, या होती है? अगर अनपेड हो तो वो लाइबिलिटी होती है, और गारंटी लिमिटेड कंपनी में और अनलिमिटेड में भी होती है। तो जब कंपनी के एसेट्स नाकाफ़ी हो जाएंगे तो फिर ढूंढेंगे कि मेंबर्स से कितने पैसे मांगे जा सकते हैं। अब मेंबर्स ने चूंकि पैसे देने हैं तो मेंबर्स का नया नाम क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटरी। एनी सरप्लस इज लेफ्ट, तो वो मेंबर्स को उनकी शेयर होल्डिंग की प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। कंपनी डिसॉल्व हो जाती है वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग कंप्लीट करने के बाद, और जिस दिन डिसॉल्व हो गई कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूटर नोट है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी किसे कहते हैं। ट्यूटर नोट का मतलब है ये ऑफिशियल किताब में नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। कॉन्ट्रीब्यूटरी मीन एवरी पर्सन लाइबल टू कंट्रीब्यूट टू एसेट्स ऑफ कंपनी इन द इवेंट्स ऑफ इट बीइंग। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो हर वो शख्स जिससे हम पैसे मांग सकते हैं, हर वो मेंबर जिससे हम पैसे मांग सकते हैं, वो क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटरी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मैक्सिमम लायबिलिटी होगी जो अनपेड अमाउंट है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मैक्सिमम लायबिलिटी होगी वो जो अमाउंट गारंटी की है। लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल में मैक्सिमम लायबिलिटी वही होगी जो अनपेड है। या मैं इसको आपको रिलेट कराऊंगा, जब हमने कंपनियों की टाइप्स पढ़ी थी ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड, तो वहाँ लिखा था हर मेंबर कितना लायबल है, वो लायबिलिटी अभी भी है। तो वाइंडिंग अप पे मेंबर का एक नया नाम बन जाएगा विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी। क्या हमें यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी समझ आ रहा है? मैं नॉर्मली कहता हूँ कि जब आप इस चैप्टर को देखते हैं तो मेरी किताब में तकरीबन 6.5 सफ़े का चैप्टर है, जिनमें से पहले सफ़े पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ये जो हमने बातें की हैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी बातें हैं। उसके बाद जब आप आगे से शुरू करते हैं तो उसमें एक आध और ट्यूटर नोट भी है जो आधे सफ़े के आसपास फैला हुआ है। तो इफ़ेक्टिवली शायद 5 सफ़े हैं, काम के सफ़े तकरीबन 5 हैं। और नंबर कितने हैं इस चैप्टर में? 15 से 20, और औसतन हमने पहले दिन देखा था 17-18 नंबर के सवाल आ रहे हैं। तो अगर ज़िंदगी में 5 सफ़े करने से एक पूरे पेपर में पास होने का 1/3 नंबर आप ले सकते हो, कंपनी लॉ में पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उनके 1/3 सिर्फ 5 सफ़े में कहते हैं। तो उन 5 सफ़ों की क्या क़ीदत और एहतराम होगा? उन 5 सफ़ों को तो घोल के पी जाना चाहिए, उनको तो लिख के करना चाहिए, उनको तो दीवार पे उनको चिपका देना चाहिए, उनको तो बार बार देखना चाहिए, उनको तो हर वक्त पर्स में रखा होना चाहिए, हर वक्त बैग में रखा होना चाहिए। सिग्नल पे पहुँचे, सिग्नल 1.5 मिनट के लिए बंद है, बैग से एक कागज़ निकाला, दोहराना शुरू कर दिया। इस लेवल पे होना चाहिए। अकाउंटिंग की क्लास पढ़ रहे थे, टीचर ने कहा ये सवाल करो, आपने सवाल जल्दी ख़त्म कर लिया, आपको मिल गए 3 इजाफी मिनट। बच्चे सवाल कर रहे हैं,
फ़ौरन से कागज़ निकाला, उसे दोहराना शुरू कर दिया। ये तो इस लेवल का अकीदत और एहतराम होना चाहिए इन 5 सफ़ों से। तो हम इसको समझेंगे, लेकिन इस चैप्टर में क्रैमिंग का कंटेंट ज़्यादा है। ये चैप्टर जब से आया था आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि जिस तरह का चैप्टर है यहाँ से क्रैमिंग वाले सवाल आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ICAP अपनी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरा है और इस चैप्टर से वो क्रैमिंग वाले ही सवाल बना रहे हैं। एक आध दफ़ा उन्होंने सीम्स लॉजिकल सवाल बनाया था, लेकिन अल्टीमेटली वो भी क्रैमिंग वाला ही था। तो इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग ज़रूर लें, लेकिन अल्टीमेटली आपने जो फाइनल तैयारी करनी है वो विद क्रैमिंग। किसी भी और चैप्टर को कभी भी आप अगर थोड़ा कम तैयार कर रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दिस इज़ द चैप्टर, दिस इज़ द ओनली चैप्टर जहाँ से फॉर श्योर सवाल आएगा। दिस कैन हैपन के पेपर में 6 चैप्टरों में से पेपर आया और 6 में से ना आया हो, बट दिस कैन नॉट हैपन कि ये उसमें शामिल ना हो, क्योंकि इस अकेले चैप्टर का पूरा पोर्शन है। 1 2 5 6 में से हो सकता है 2 से सवाल ना पूछे, 6 से सवाल ना पूछे। 9 11 में हो सकता है सारा 11 से पूछ ले और 9 से बिल्कुल भी ना पूछे, बट इसमें से पूछना ही पूछना। डन। अब वाइंडिंग अप को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चलें, 1 जज़ाकल्लाह। वाइंडिंग अप को अगर आगे लेके चलें तो वाइंडिंग अप के 3 मशहूर ज़माना मोड है। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, अंडर सुपरविजन। इस चैप्टर में हमने वाइंडिंग अप के मुख्तलिफ मोड समझने हैं। बाकी मोड्स पे किताब ने बहुत हल्की सी डिस्कशन की और सबसे ज़्यादा बहस की उन्होंने वाइंडिंग अप बाय कोड के ऊपर। तो वाइंडिंग अप बाय कोड पे हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे, लेकिन इस वक्त एक मैप समझ लेते हैं कि वाइंडिंग अप कितनी तरह की है। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट का मतलब है जहां अदालत आपको कहे ज़बरदस्ती के बंद हो जाओ, आपके खिलाफ कोई शिकायत गई हो, कुछ लोगों ने केस कर दिया हो, अदालत को लगता हो कि कंपनी कुछ गलत कर रही है, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो जिस वक्त अदालत ने आपके खिलाफ कार्रवाई की और हुक्मनामा जारी कर दिया कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, तो वो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट है। एक वॉलंटरी होती है, अपनी खुशी से कंपनी के बड़ों ने बैठ के डिसाइड किया कि यार कंपनी बड़ी अच्छी चल रही थी, अभी भी अच्छी चल रही है, लेकिन एक काम करते हैं, अपने अपने पैसे निकालते हैं, कुछ और बिजनेस में लगा देते हैं। या फ़र्ज़ करें कंपनी आपने खास मकसद के लिए बनाई थी, मकसद पूरा हो गया है, आपने कहा था हम एक ब्रिज बनाएंगे, 3 साल लगा के, 3 साल हो गए, ब्रिज बन गया, अब कंपनी तो बन गई है। तो अगर आपका मकसद पूरा हो गया है, या आप चाहते हैं कि कंपनी खुद से बंद कर दें, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है आपकी, आपके ऊपर बुरे हालात नहीं आए हैं, आप अपनी खुशी से खुद अपने तरीके से कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं, तो ये कहलाएगी वॉलंटरी वाइंडिंग अप। देन बाय कोर्ट में प्योर ज़बरदस्ती होनी है, वो बताएंगे क्या करो कैसे करो। वॉलंटरी में प्योर आपकी मर्ज़ी है, आप ही के अपने डायरेक्टर्स में से एक लिक्विडेटर बन जाएगा, कंपनी को अपने तरीके से खुद ही वाइंड अप करेंगे। उधर तो बाहर से बंदा आके कहेगा चलो भाई साइड पे हो जाओ, मैं चलाऊंगा कंपनी को, लेकिन वॉलंटरी में क्या होगा, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। तो फिर होता क्या है, समटाइम आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप शुरू कर देते हैं, जब आपने शुरू किया वो होता है तो कुछ ऐसे लोग जो परेशान हो रहे होते हैं कि यार ये तो कंपनी गलत तरीके से बंद कर रहे हैं, यूँ तो हमारा नुकसान हो जाएगा, वो पहुंच जाते हैं अदालत के पास। अदालत से जाके कहते हैं कि भाईजान आप क्यों नहीं आते बीच में, ये वाइंडिंग अप सही तरीके से नहीं हो रही, या आप इसको छीन के अपने पास ले जाएं या उनको वाइंडिंग अप करने दें, आप अपनी सुपरविजन ले आएँ, आप अपनी छाँव के नीचे उनसे वाइंडिंग अप करवाएं, आप बताएं कि आपने किस तरह से करना है। तो 3 तरह की वाइंडिंग अप है, वो जो अदालत ने शुरू की और अदालत ही ख़त्म कर रही है, वो जो मेंबर ने खुद अपनी खुशी से शुरू की, एंड तक खुद ही लेके चलते रहे। अंडर सुपरविजन का मतलब है शुरू यहाँ से हुई थी, बाद में ये अंकल आ गए। 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो ये आके छीन के इसको इस वाले कैटेगरी में ले आए, या इनसे कहे तुम लोग करते रहो, बीच में हम भी आ जाएंगे और हम भी अपने तरीके से साथ साथ गाइड करते रहेंगे, तो वो बन जाएगा। इनमें जो सबसे हल्की वाइंडिंग अप है वो ये है, इससे थोड़ी सी भारी वाइंडिंग अप और सबसे भारी वाइंडिंग अप। तो ये वाला मॉड कभी भी इसमें शिफ्ट हो सकता है, कुछ लोगों की दरख्वास्त पे ये वाला मॉड कभी भी इसमें शिफ्ट हो सकता है, और ये वाला मॉड डायरेक्टली भी इसमें शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये डाउनग्रेड नहीं हो सकता, ये डाउनग्रेड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है रैंकिंग में सबसे नीचे वॉलंटरी, उससे ऊपर अंडर सुपरविजन और सबसे ऊपर बाय कोर्ट। तो वॉलंटरी डायरेक्टली भी कोर्ट के अंदर आ सकता है, या अंडर सुपरविजन और अंडर सुपरविजन वाला कोर्ट के अंदर आ सकता है। क्या तीनों मोड समझ आए? नॉर्मली जब तीनों मोड समझ नहीं आ रहे होते तो फिर मैं समझाता हूँ इसको सियासी तरीके से। ये कहते हैं मार्शल लॉ को।
बाइकॉट, ताकत की हुकूमत, ये कहते हैं प्योर डेमोक्रेसी को, और ये कहते हैं ज़्यादातर हुकूमतों को पाकिस्तान की। लगता ये है कि डेमोक्रेसी हो रही है, लेकिन किसी की छाँव के अंदर डेमोक्रेसी चल रही होती है। तो एक ये कि खुद ही आ गए बाइकॉट, एक ये कि नहीं डेमोक्रेटिक पार्टीज़ ने मिलके हुकूमत की, और एक ये कि है डेमोक्रेटिक हुकूमत बट छाँव है अदालत की। तो अब आपको ज़रा इजीली समझ आ गया होगा कि बेसिकली अंडर सुपरविजन का क्या मतलब है। उन्हें लग रहा है वो कर रहे हैं, ये सुकून से बैठे हुए हैं। तो पिछले कितनी सारी हमारी हुकूमतें ऐसी हैं जिसमें हमें लगता था कि हमारा लीडर हुकूमत कर रहा है, एंड पे बेचारे लीडर ने खुद ही निकलते निकलते कह दिया भाईजान मैं नहीं सी कोई और सी, और हम एवं 4 साल तक वो गाने गाते रहे, तराने पढ़ते रहे, हमारे लीडर ने मुल्क बदल दिया, हमारे लीडर ने पता नहीं क्या कर दिया। पता लगा वो लीडर का विजन नहीं था, वो किसी लीडरों के लीडर का विजन था, किसी लिक्विडेटर का विजन था। अच्छा जी, इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बातें करना शुरू कर दें, ठीक है जी, तो मतलब मैं तो लीडरों का लीडर का है, मैंने तो अच्छी बात, मैं तो कोई गलत बात कही नहीं। मैं बहुत बड़ा एम्बेसडर हूँ मार्शल लॉ का, सच्ची बात है, मेरा दिल करता है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ, फौजी सामने आके हुकूमत करें और सबको पता हो और सारे डर के सुधर के चले, उन सबको पता हो कि हम गलत करेंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। तो जब खुल के मार्शल लॉ लगा हुआ होगा ना, तो फिर सारे लोग सही से काम करेंगे। शायद आपने थोड़ा सा अगर मुताला किया हो, उस मुताला पाकिस्तान का जो जिसमें बहुत सारे स्टैट्स में मिस्टेक है, 3 दौरों में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ की हैं। 3 दौर ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान ने सबसे ग्रो किया और सबसे बेहतर चला है। इंतहाई इत्तेफाक ये है कि तीनों मार्शल लॉ वाले टाइम थे। वही ब्यूरोक्रेसी होती है, वही सारे लोग होते हैं, लेकिन जब उन्हें डर होता है कि हमें पूछा जाएगा, वो बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। और जब डेमोक्रेसी आती है तो फिर सियासतें, सिफारिशें, अपनी रिश्तेदारियाँ, ये सारी चीज़ें इतनी आ जाती हैं कि वो अपने मफाद के लिए मुल्क का कबाड़ा कर देते हैं। तो आपको जो मर्ज़ी नज़रियाती इख्तलाफ हों, फ़ौजी मुल्क का दुश्मन नहीं होता, वो मुल्क चलाना चाहता है। मुल्क के दुश्मन होते हैं सियासतदान जो अपना मफाद सोच रहे होते हैं। तो फ़ौजी सम हो कहीं ना कहीं हम सबसे ज़्यादा पैट्रियाटिक ज़रूर होता है। मैं फ़ौजी की बात कर रहा हूँ, फ़ौजी जो है वो वापस इधर आता है। अब मैं वज़ीर ख़ारजा तो नहीं, क्या वज़ीर वो तो बन सकता हूँ, ख़जाना है। अच्छा जी, वॉलंटरी वाइंडिंग अप 1, जज़ाकल्लाह। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, मैं कहता अंधेरा हो जाए, मेरी नज़र ना आए तस्वीर तो पता लगे पता नहीं कौन बातें कर रहा था। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, अब हम 2 छोटे वाले मोड्स पढ़ लेते हैं, वॉलंटरी वाइंडिंग अप और अंडर सुपरविजन। वॉलंटरी वाइंडिंग अप कब होगी? एक कंपनी वॉलंटरी वाइंड अप हो सकती है अगर जनरल मीटिंग में आप एक रेजोल्यूशन पास कर लें कि हम बंद होने लगे। क्यों? हमने एक टाइम पीरियड फिक्स किया था, आर्टिकल्स में वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है। हमने अपना एक इवेंट रखा था, पर्पस रखा था कि हाँ भाई जब वो पुल बन गया, जब फलाना इवेंट हो गया, जैसे ही वो हो गया और आर्टिकल्स कह रहे हैं अगर वो हो गया तो समझो तुम्हारी रेजोल्यूशन। तो अगर कंपनी एक टाइम के लिए बनी थी या कंपनी एक पर्पस के लिए बनी थी, वो टाइम आ गया या वो पर्पस आ गया, इकट्ठे हों, सादा रेजोल्यूशन पास करके कहें लो जी वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था, आओ कंपनी को बंद कर देते हैं, तो कंपनी एक सादा रेजोल्यूशन से भी वाइंडिंग अप की तरफ चल पड़ेगी। लेकिन अगर वो टाइम या पर्पस नहीं था, फॉर एनी रीज़न अगर आपको लगता है कि कंपनी की वाइंडिंग अप हो जानी चाहिए, तो इफ कंपनी पासेज आ स्पेशल रेजोल्यूशन के कंपनी को वाइंड अप हो जाना चाहिए। तो अगर आपसे को पूछे हाँ भाई वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होती है या स्पेशल, तो आप कहेंगे अगर पहले से तय किया हुआ था और आर्टिकल्स में लिखा था और वो टाइम या पर्पस हो गया पूरा, तो क्या करें? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और अगर पहले से नहीं लिखा हुआ था और अब आप नए तरीके से सोच रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन। बस किताब ने सिर्फ इतना सा बताया, इससे ज़्यादा टाइम नहीं था उनके पास वॉलंटरी वाइंडिंग अप के बारे में बताने का। ये समझ आ गया? अंडर सुपरविजन अदालत की छतरी देखें, तराजू है, अदालत की छतरी ब्रीफकेस को इग्नोर कर दे।
ये मैंने चैट जीपीटी को कहा था, पता नहीं ब्रीफ केस कहाँ से आ गया। मैंने उसे कहा था कि एक तस्वीर बनाओ जिसमें एक अदालत हो और अदालत की एक छाँव हो और उस छाँव में लोग हों, तो वो उसने जो है ना बनाया, लेकिन ये पता नहीं ये ब्रीफ केस का उसको किसने मशवरा दिया है, इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुछ गलत है, ई रॉन्ग नंबर है। अच्छा जी, वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की छांव में वाइंडिंग अप कैसे होती है? उन्होंने कहा वेयर अ कंपनी हैज पास रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। कंपनी ने रेजोल्यूशन कौन सी पास की हुई है? वाइंडिंग अप वाली। कोर्ट में मेक एन ऑर्डर, कोर्ट फिर भी एक ऑर्डर दे सकती है दैट इट शैल कंटिन्यू, कि चलती तो रहे बट अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट विद सच टर्म्स एंड कंडीशन एज कोर्ट थिंक। ये वॉलंटरी चलती तो रहे लेकिन उन कवानीन के तहत जो अब हमें ठीक लग रहे हैं। कोर्ट ऐसा क्यों कहेगा? ऑफ इट्स ओन मोशन, सो मोटो एक्शन। कोर्ट खुद से भी एक्शन ले सकता है, अगर उसे लगे फलाना वाइंडिंग अप गलत हो रही है, वो बीच में आ जाए कहीं अब हम अपनी सुपरविजन के अंडर चलाएंगे, वो खुद भी एक्शन ले सकते हैं। या वो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अप्लाई कोर्ट फॉर, हर वो बंदा जो बाय द वे शिकायत कर सकता था जिस कंपनी की वाइंडिंग अप करवाएं, अगर उस तरह के किसी बंदे ने अदालत को जाके इमोशनल कर दिया कि जी वॉलंटरी वाइंडिंग अप तो हो रही है लेकिन आप ज़रा देखें सही नहीं हो रही, तो वो बीच में आके उसको सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जुमला समझ आया? वॉलंटरी वाइंडिंग अप स्टार्ट हो चुकी है, अदालत ने खुद से इंटरवीन कर दिया है या अदालत को कुछ लोग शिकायत लेके पहुंच गए और उस शिकायत पे अदालत ने इंटरवीन किया। कौन लोग शिकायत? वो जो बाय द वे वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की शिकायत कर सकते थे ना, एक लिस्ट है जिसको हम याद करेंगे कि ये लोग अदालत में जाके शिकायत कर सकते हैं, वो लोग जाके शिकायत करें तो ये चेंज हो सकता है। Petition of continuous of voluntary winding up under supervision of court shall be deemed to be petition for winding up by court for purpose of लीगल कार्रवाई के लिए जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के जो कवानीन हैं वही अप्लाई होंगे पेटिशन फॉर कंटिन्यूस, यानी कि जो लीगल हैसियत उस वाली वाइंडिंग अप की है, उसके इख्तियार की है, उसके अदालती ऑर्डर की है, वही सारी लीगल पोजीशन इसकी भी है। ये जुमला कैफ लेवल पे देना बनता नहीं था, ये सेक्शन ने अपनी क्लैरिफिकेशन की है कि जब जो जिक्र होगा ना वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के ऑर्डर का, तकरीबन वही सारी बातें इस ऑर्डर के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, यानी मोटाटस मोटांडस, वो ये कहना चाह रहे हैं। थोड़ी सी और बात इन्होंने क्या की, इन्होंने कहा पेटिशन टू कन्वर्ट अदर मोड्स टू वाइंडिंग अप बाय, अगर एक कंपनी वाउंड अप हो रही है वॉलंटरी या सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट हो रही है, अच्छी भली वॉलंटरी चल रही है, अच्छी भली उससे ऊपर वाला कौन सा मोड था? अंडर सुपरविजन। अ पेटिशन फॉर इट्स वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में बी प्रेजेंटेड, फिर भी उसकी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट प्रेजेंट हो सकती है। पेटिशन का मतलब दरखास्त बाय एनी पर्सन जो कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट का दरखास्त देने का अहल है। कोर्ट शेल नॉट मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर, लेकिन कोर्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर तब तक नहीं देगा जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि मॉड चेंज करने में वसीतर मफाद है, अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट वॉलंटरी वाइंडिंग अप या वो जो वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट है कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज और बोथ, और इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू। किसी ने जाके कह दिया वॉलंटरी वाइंडिंग अप को ले जाएं बाय कोर्ट, या किसी ने कहा अंडर सुपरविजन वाले को कहाँ ले जाएं? बाय कोर्ट। हमने कहा था ना ये सारी बाय कोर्ट पे जा सकती हैं, तो अदालत ऑर्डर दे सकती है कि उस मोड को कन्वर्ट कर दो, लेकिन अदालत ऑर्डर देने से पहले क्या देखेगी? क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट है इसमें या नहीं, कंट्रीब्यूटरीज का इंटरेस्ट है या नहीं, अवाम का इंटरेस्ट है या नहीं। अगर उसे लगेगा फ़ायदा है तो वो कन्वर्ट करेंगे, अगर नहीं लगेगा फ़ायदा तो वो कन्वर्ट नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो कोई भी नीचे वाला मॉड ऊपर वाले मॉड में शिफ्ट हो सकता है अगर उन्हें मुनासिब लगे। जब वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होती है तो जो टर्म यूज़ होती है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर होती है, और जब कोई और वाइंडिंग अप होती है तो जो टर्म इस्तेमाल होती है लिक्विडेटर। ये ट्यूटर नोट है कि आप ऐसे परेशान हो गए ना कहें कि कभी लिक्विडेटर लिखा होता है कभी ऑफिशियल लिक्विडेटर लिखा होता है। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर नॉर्मली वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में इस्तेमाल होता है, और बाकी मोड्स में लिक्विडेटर को हम खाली लिक्विडेटर कहते हैं। यहाँ तक वो दोनों मोड्स हमें समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? लाइट एक दफ़ा ओपन कर दीजिएगा। ये दोनों जो अलग मोड्स हैं हमने समझे, इन मोड्स में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। वॉलंटरी समझ आ गया? कब होगा? वो दो में से कोई एक रीज़न हो जाए जो आर्टिकल में लिखी है, नहीं तो कोई भी रीज़न। उन दो में से कोई हो तो सादा रेजोल्यूशन,
कोई और रीज़न है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप यूँ शुरू होती है। अंडर सुपरविजन वाली कैसे शुरू होती है भला? पहले वॉलंटरी शुरू हुई भी होती है, ये रूल है। डायरेक्ट अंडर सुपरविजन नहीं शुरू हो सकता, पहले वॉलंटरी वाइंडिंग अप शुरू हो गई हो। कुछ लोग जो शिकायत कर सकते थे वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की, वही लोग अगर जाके कहें कि ज़रा जाके देखें ये वाइंडिंग अप सही नहीं हो रही, तो उस वाइंडिंग अप को वो शिफ्ट करवा सकते हैं अंडर सुपरविजन में। और इसी तरह से वही लोग वॉलंटरी को डायरेक्टली भी अंडर कोर्ट डाल सकते हैं, और वो अंडर सुपरविजन के तहत जो चल रही है उसको भी कह सकते हैं कि इसको बाय कोर्ट में ले जाएं। तो ये कोर्ट का फैसला होगा अवाम उन्नास के वसीतर मफाद को देखते हुए कि क्या उसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ तो सब क्लियर है। अब हम चलते हैं वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। हमारी किताब ने जो बहस की है असल वो की ही वाइंडिंग अप बाय कोर्ट पे। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट को समझते हैं 3 बस एक दफ़ा। अब ये थोड़ा सा धुंधला है लेकिन हम बड़ी डिटेल से इसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट क्या है? बड़ा लॉजिकल सा एरिया है। अच्छी तरह से अगर समझ आ जाए तो बाकी क्रैमिंग ज़्यादा है और समझने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में? ये एक ट्यूटर नोट डला हुआ है। 8 स्टेप होते हैं, स्टेप 1 से लेके 8 तक। कंपनीज एक्ट का जो सबसे बड़ा टॉपिक है ना, ओरिजिनल जो हमारा कंपनी लॉ है उसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा सेक्शंस डील कर रही हैं वाइंडिंग अप को, और हमारे सिलेबस में गिनती के 6-7 सेक्शंस हैं। तो जब ये सिलेबस आया था, कंपनी लॉ अलग हुआ था, तो मुझे लगा था कि अब ये पूरी वाइंडिंग अप उठा के इसमें डाल देंगे ताकि ये एक अलग पेपर बन जाए, लेकिन उन्होंने वाइंडिंग अप का सिर्फ इंट्रोडक्शन डाला है। तो बड़ी अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि वाइंडिंग अप एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप पे बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो अब हमें पूरा प्रोसेस, पूरी कहानी डिटेल से नहीं बताएंगे, बीच बीच में थोड़ी सी बात बताएंगे, लेकिन फिर भी हम वो थोड़ी सी बात को कहानी बना के समझने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अगर हम हर सेक्शन को अलग से रट्टा मारेंगे तो परेशान रहेंगे। तो मैंने क्या किया, आईकैप के कंटेंट को उस तरतीब से नहीं किया जो जिस तरतीब से आईकैप में लिखा है, मैं उनको इन स्टेप्स की तरतीब में ले गया। वाइंडिंग अप जब होती है बाय कोर्ट तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, इनमें से इन सारे स्टेप्स पे डिबेट करेंगे। 5वें से आगे का स्टेप हमारे सिलेबस ने हमें नहीं बताया। पहला स्टेप क्या है? एक पिटीशन आती है, पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। पिटीशन कहते हैं दरख्वास्त को। जब भी कोई अदालत में कोई केस चलवाना चाहता है तो अदालत में सबसे पहले जो दायर करता है वो क्या होता है? पिटीशन होती है। तो सबसे पहले एक पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप आएगी। कुछ लोग होंगे जो अदालत को अप्लाई करेंगे कि वाइंडिंग अप कर दो। कौन लोग होंगे? एक लिस्ट है हमारे सिलेबस में। क्यों वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करेंगे? एक और बहुत बड़ी लिस्ट है 1.5 सफ़े की कि क्या क्या रीजंस हो सकती हैं जिसके लिए वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई किया जाता है। हम उसको क्रैम करेंगे। तो कुछ लोग कुछ खास रीज़न की वजह से अप्लाई कर देंगे किसको? कोर्ट को, कि भाई आप करो यहाँ वाइंडिंग अप। ये पॉइंट 2 ऑप्शनल है, ये हर जगह नहीं होता, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। अदालत को आपने पिटीशन दायर की है, अदालत क्या करेगी? वाइंडिंग अप का ऑर्डर जारी कर देगी और अपॉइंट कर देगी ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन है भला? कोर्ट की तरफ से एक भेजा हुआ नुमाइंदा जो जाके अब कंपनी को हैंडल कर लेगा। तो इस स्टेप में हम पढ़ेंगे ये नुमाइंदा कहाँ से आता है, ये कितनी तालीम रखता है, इसके पास कितना तजर्बा होता है, ये किस तरह से सिलेक्ट होता है, और इसके अपने छोटे मोटे रूल्स हम ये समझेंगे। ये पहुँच गया कंपनी के पास। अब ये कंपनी के पास आया और उसने कह दिया मैं कंपनी बंद करने आया हूँ, तो ये आते साथ ही कंपनी वालों से निज़ाम कंट्रोल मिलेगा। जब ये आके कंपनी के बड़ों को यानी कि डायरेक्टर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, ऑफिसर्स को, उनसे कहेगा भाई मुझे कंपनी का चार्ज दो, मैंने कंपनी के एसेट बेचने हैं, मैंने कंपनी की लाइबिलिटीज़ सेटल करनी है, तो कहेगा मुझे चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मुझे डिटेल्ड अकाउंट्स दो, मुझे बताओ हमारे एसेट्स कितने हैं, मुझे बताओ हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, मुझे बताओ हमारे लीगल केसेस कौन कौन से चल रहे हैं, हमारी कंपनी के ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन इंचार्ज है वहाँ पे। यानी कि अब वो कंपनी के बड़ों से मांगेगा एक कंप्लीट तफसीली गोशवारे जिसमें अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और सारी चीज़ें मौजूद होंगी। जिसने कंपनी पे कब्जा करना है, जिसने कंपनी अपने तरीके से चलानी है, पहले वो इन्फॉर्मेशन तो मांगेगा। इस इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आगे ये इन्फॉर्मेशन अब इन्फॉर्मेशन की बेस पे असेस करेगा कि इसने कंपनी किस हालत में ली है और एक डिटेल रिपोर्ट बनाएगा अदालत के लिए कि ये वाली कंपनी जिसका इतना शेयर कैपिटल है, इस दिन मैंने ज्वाइन की है, ये इनकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है और ये मेरे पास इसके कवायफाई हैं, इसकी इतने एसेट हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये मामलात हैं। आप कहें तो शुरू कर दूँ वाइंडिंग अप। अदालत सिचुएशन देखेगी और इसको हुक्मनामा जारी कर देगी कि ठीक है तुमने अपना स्कोप बता दिया, क्योंकि इसे भी तो बताना है
कि मैं क्या क्या चीज़ें, भाई वाइंडिंग अप करने गया और वापस निकला तो लोग इल्ज़ाम लगाते रह गए कि कंपनी की 2 बिल्डिंग थी वो तो खा गया लिक्विडेटर। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लोगों से मांगेगा, इसकी कॉपी भी देगा अदालत को, और साथ अपनी एक रिपोर्ट देगा कि मैंने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से जो अपनी जिम्मेदारियां असेस की हैं वो ये 15 चीज़ें हैं जो मैंने बेचनी है और ये 4 काम हैं जो मैंने करने हैं। तो ये एक रिपोर्ट बना के भेजेगा अदालत को। जब अदालत इसे ओके कर देगी तो अब ये वाइंडिंग अप के प्रोसीजर्स शुरू कर देगा। इंतहाई खूबसूरत मोड़ पे कहानी आई और उन्होंने हमें बताना छोड़ दिया। मतलब कटप्पा बाहुबली को मार चुका है। 3 घंटे की फिल्म जो कि 3 घंटे बाद ख़त्म हो जानी चाहिए, आखिरी 2 मिनट में अचानक से कटप्पा बाहुबली को मार देता है। अब आप तड़पते रहो कि आगे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर 2 साल इंतज़ार करो, फिर अगला पार्ट आएगा, फिर वो बताएंगे। तो यहाँ आके उन्होंने आपको वैसे ही जगह पे आके फंसा दिया कि अब आप बड़े मूड में आ गए थे कि अब वो क्या करेगा। उन्होंने कहा ये बच्चों के लेवल की बात नहीं है, आप जब बड़े हो जाओगे तो फिर समझ आएगा वो क्या करेगा। तो जब आप बड़े हो जाएंगे तब समझना है। फ़र्ज़ करें आप कहते नहीं मुझे तो अभी समझना है, तो फिर कम से कम पेपर दे के समझ लें। पेपर दे दें, पेपर देने के बाद ओरिजिनल कंपनीज एक्ट खोलिएगा, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सब वो तो बहुत अजीब सा होता है। मार्केट में पूछिएगा कॉर्पोरेट लॉ में किसी की किताब अवेलेबल है, तो किसी एक शरीफ आदमी की ही किताब अवेलेबल होगी, वो किताब पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ आया, SBI के पोर्टल पे आइएगा, CA फाइनल तक जाइएगा, CFAP 2 पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ एक कोड लिखा हुआ है, वो कोड डालिएगा। वो कोर्स पूरी मार्केट सारी कम्युनिटी के लिए फ्री है, जो CA फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ का कोर्स है। क्योंकि वो नॉलेज बेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लेंथी वो है, तो लोग फिर क्या करते थे, वो फिर कोर्स नहीं लेते थे और अपने तौर पे कोशिश कर रहे होते थे। इस दफ़ा 103 बच्चे पास हुए हैं कॉर्पोरेट लॉ में, CA फाइनल में। इस कमरे में उससे ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं जितने पूरे पाकिस्तान में कॉर्पोरेट लॉ में पास हुए हैं। तो इस सब्जेक्ट में लोग इतनी मुश्किल में हैं कि हमने फिर सब्जेक्ट के कोर्स को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया है। तो अगर आप फारिग बैठे होंगे, इजी बैठे होंगे, पेपर दे के फ्री हो चुके होंगे, तो आपने वहाँ जाना है, वहाँ मिलेगा आपको कोड का एक ये वाइंडिंग अप का एक चैप्टर। उस चैप्टर में फिर आपको वो 250 सेक्शंस की कहानी मिल जाएगी, तो आप बड़े शौक से पढ़िएगा। तो अब चूंकि आप आगे जाके शौक से पढ़ सकते हैं, तो अभी जितना हमने पढ़ना है पेपर के लिए उतना पढ़ लें, ठीक है। तो अब हमारे क्वेश्चन मार्क नहीं रहा। सीलो में जब कन्फ्यूजन और आप सोचें इससे ज़्यादा भी मुझे पता होना चाहिए, तो पेपर दे दें एक दफ़ा, फिर तसल्ली से उस वाले कोर्स में घुस के सारी बात समझ लीजिएगा। रिपोर्ट टू द कोर्ट के बाद क्या होगा, वाइंडिंग अप के कुछ प्रोसीजर स्टार्ट होंगे, पता नहीं कौन कब कहाँ क्या करेगा, जो मर्जी करे। फिर वो फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और कंपनी को डिसॉल्व कैसे करेगा नहीं पता, फंड कैसे बांटेगा नहीं पता, कम हो जाएंगे तो क्या करेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा नहीं पता, क्या तरीके करेगा वाइंडिंग अप करने के लिए नहीं पता। तो बस पता है स्टेप 5 तक तो हो जाए खतरों से टक्कर। कुछ रहता है स्टेप 2, अगर कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए जब आपने अप्लाई किया हुआ, कुछ लोगों ने, उन्हें लग रहा है कि हम इधर से वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता है अगर एक मामला अदालत में चल रहा हो तो पूरे पाकिस्तान को खबर हो जाती है। तो आपने वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई किया हुआ, आपको खतरा ये था कि हमारे 2-3 डायरेक्टर ख़राब हैं, कहीं पैसे लेके रफू चक्कर ना हो जाए। आपने अप्लाई कर दिया अदालत में, अदालत ने कहा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो 3.5 महीने बाद फैसला सुनाऊंगी। 3.5 महीने बाद अदालत ने फैसला सुनाया और लिक्विडेटर को कहा कि तुम जाके कंपनी के सारे एसेट्स अपने कब्जे में कर लो। जब वो आया तो कंपनी में सारे एसेट्स गायब थे। चूँकि 3.5 महीने से सबको पता था कि लिक्विडेटर आने वाला है, तो डायरेक्टर्स ने तो सारे एसेट समेटे और लंदन चले गए, कहीं भी किसी भी मुल्क में। तो ऐसे में आपको डर लग रहा है, आपको डर ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वाइंडिंग अप का जब तक ऑर्डर आए तब तक कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ जाएं। तो उस वक्त वो लोग जो अप्लाई कर रहे हैं ना वाइंडिंग अप के लिए, वही रिक्वेस्ट कर देते हैं कि जब तक लिक्विडेटर ना आए एक और बंदे को कंपनी में कायम मकाम बना के भेज दो। उस शख्स को कहते हैं प्रोविजनल मैनेजर। प्रोविजनल का मतलब होता है टेंटेटिव, टेम्परेरी, आर्जी। तो अदालत जब तक लिक्विडेटर नहीं आती तब तक के लिए एक आर्जी मैनेजर को बना के भेज देगी वहाँ। जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक वो काम कर रहा है। जब ऑर्डर आ जाएगा तो या तो इसको रिप्लेस कर देंगे लिक्विडेटर से, या इसको अपग्रेड कर देंगे और कह देंगे तुम ही हमारे लिक्विडेटर हो।
बात समझ आई? अब चूंकि ये पहले से आ चुका होगा तो ये स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स और ये वाले सारे काम वो करवाना शुरू कर देगा। डन। चीज़ें अब हमें समझ आ गई हैं। स्टेप 1 ज़रा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हम आगे के स्टेप ज़रा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के एंड तक पहुंच सकते हैं, फिर तसल्ली से स्टेप 1 पे डिस्कस करते रहेंगे जितना टाइम होगा उसके हिसाब से। यहाँ तक सारी बात समझ आ रही है? चलते हैं जी। स्टेप 1 है, इसमें थोड़ी सी बातें, फिर थोड़ी सी मज़ीद बातें, फिर थोड़ी सी बातें, फिर मज़ीद थोड़ी सी बातें। स्टेप 2 नज़र ही नहीं आ रहा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल मैनेजर। कोर्ट में अपॉइंट अ प्रोविजनल मैनेजर टिल द मेकिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। ऑन पासिंग वाइंडिंग अप ऑर्डर, कोर्ट में अपॉइंट प्रोविजनल मैनेजर एज द ऑफिशियल लिक्विडेटर। पीएम शैल हैव सेम पावर एज ओएल। प्रोविजनल मैनेजर के पास वही पावर्स होंगी जो, तो ये स्टेप तो फौरन से टिक हो गया, छोटा सा क्यूट सा स्टेप था। क्लियर? स्टेप 3 क्या है? ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट। अब ये ऑफिशियल लिक्विडेटर कहाँ से आएगा? हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत सियाना हो, जिसको कंपनियों के बारे में भी पता हो, जिसको लॉ के बारे में भी पता हो, जिसको अकाउंट्स के बारे में भी पता हो, जिसको टैक्स के बारे में भी पता हो, जिसको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग भी हो, जिसने डिफरेंट तरह की चीज़ें समझी हुई हो, जिसको इकोनॉमिक्स का भी पता हो, जिसको थोड़ी सी इंग्लिश भी लिखनी आती हो, जिसने QM भी पढ़ी हुई हो। तो टेक्निकली इतना समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस तरह के लोग ही होंगे ना। तो बहरहाल उनको चाहिए कुछ समझदार लोग। SECP एक पैनल बनाएगा समझदार लोगों का, और SECP उस पैनल में उन लोगों को ऐड करेगा जिनके पास तजर्बा होगा अच्छा खासा। अभी अच्छे खासे तजर्बे से क्या मुराद है? 10 साल का तजर्बा, अकाउंट्स में, फाइनेंस में या लॉ में। मतलब सारी निशानियां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बताते आ रहे हैं। जिनके पास 10 साल का तजर्बा होगा, तो होता क्या है, बहुत सारी CA फर्म्स अपने आप को एनरोल करवा देती हैं उस पैनल पे, और कल को जब अदालत ने किसी कंपनी की वाइंडिंग अप करनी होती है तो वो उस पैनल में से कोई कंपिटेंट पर्सन या फर्म को उठाते हैं कि तुम आके लिक्विडेटर बन जाओ। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट इदारे भी हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट सेटअप भी हो सकते हैं, उसके अलावा भी कुछ खास फील्ड के एक्सपीरियंस वाले बंदे उस पैनल में शामिल किए जा सकते हैं। तो रूल ये है कि अदालत जब भी बंदे को अपॉइंट करेगी हमेशा उस पैनल से करेगी। अगर एक लिक्विडेटर बीच में छोड़ के चला जाए तो नया लिक्विडेटर भी उसी पैनल से आएगा। उस पैनल में एंटर होने की कोई फीस रखी जा सकती है, उस पैनल में एंटर होने की कुछ रिक्वायरमेंट रखी जा सकती है कि आपने इतनी ट्रेनिंग की हुई हो, इतना तजर्बा हो आपके पास। SECP को अगर कोई बंदा सही ना लगे तो पैनल से निकाल भी सकता है। SECP पैनल में मौजूद लोगों पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अप्लाई कर सकता है। तो बंदा हमेशा पैनल से आएगा, लेकिन एक छोटी सी एक्सेप्शन है, अगर 60% क्रेडिटर्स, 60% से क्या मुराद है, कंपनी का जितना शेयर कैपिटल है अगर उसके 60% की इक्वल अमाउंट रखने वाले क्रेडिटर्स फरमाइश कर दें कि इस बंदे से मत कराएं, हम एक बंदा देते हैं बड़ा अच्छा है, ये अच्छे तरीके से वाइंड अप करेगा, तो कंपनी बंद होने में सबसे ज़्यादा खतरा किसे है? क्रेडिटर्स को, जिनके पैसे डूब जाएंगे। तो उन अगर कंपनी के पेड अप कैपिटल के 60% से ऊपर क्रेडिटर इकट्ठे होकर कह दें हमारा भरोसे वाला ये है लिक्विडेटर, तो फिर उनका लिक्विडेटर ले आएंगे, फिर हम पैनल को इग्नोर कर देंगे। पैनल वाली बात समझ आई? किताब से पूछते हैं। SECP शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ पर्सन फ्रॉम हुम द कोर्ट शैल अपॉइंट अ PM और OL। कोई भी कैजुअल वैकेंसी ऑफिस, कैजुअल वैकेंसी अचानक से जगह खाली होना, OL के ऑफिस में अगर अकर होगी उसकी डेथ, रिमूवल या रेजिग्नेशन की वजह से, तो कोर्ट फिल करेगी किसी और बंदे से सेम पैनल। पैनल में कौन लोग होंगे? पर्सन हैविंग कम से कम 10 साल एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस या लॉ, या सच पर्सन जो SECP बता दे जिनके पास कम से कम 10 साल का तजर्बा हो। तो इन 3 डिफाइंड फील्ड का तजर्बा तो वो तो एलिजिबल है। उसके अलावा अगर SECP चाहे तो वो भी कुछ क्राइटेरियाज बता सकता है, 10 साल का फलाना फील्ड का तजर्बा, वो लोग पैनल में से वो पैनल में जा सकते हैं। कोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिटर टू हुम अमाउंट नॉट लेस देन 60% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल आर ड्यू आफ्टर नोटिस टू रजिस्ट्रार अपॉइंट अ पर्सन अदर देन। पैनल से हट के भी बंदा आ सकता है अगर 60% वैल्यू के इक्वल लोग अगर अप्लाई करते हैं।
Person appointed on panel shall be subject to such code of conduct and comply with the requirement of any professional accreditation program as may be specified by SECP। जो कहेगा ना आपको ये डिग्री लेनी है, आपको ये क्वालिफिकेशन करनी है, आपने ये ट्रेनिंग करनी है, आपने ये काम करना है, वो सारा का सारा फॉलो करना पड़ेगा पैनल वाले लोगों को। SECP may of its own motion remove the name of any person from panel on grounds कि उसने फ्रॉड किया है, मिसफीजेंस किया है, गड़बड़ की है, फलाना किया है, फलाना किया है। उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा, समाज को मौका देगा, और अगर उसने सही काम नहीं किया तो उसको पैनल में से निकाल देगा। तो स्टेप 3 का एक पोर्शन है पैनल के रूल्स, जिस पैनल से लिक्विडेटर ने आना है। फिर स्टेप 3 का जो अगला पोर्शन है वो लिक्विडेटर की कुछ जिम्मेदारी हैं। जो लिक्विडेटर आएगा उसकी क्या जिम्मेदारी हैं? 3 से ज़्यादा कंपनियों का बैक वक्त ऑफिशियल लिक्विडेटर या PM नहीं हो सकते आप। ऐसा ना हो कि एक ही फर्म ने उठ के 200 कंपनियों की वाइंडिंग अप शुरू कर दी हो। तो एक वक्त में एक लिक्विडेटर 3 से ज़्यादा कंपनियों का लिक्विडेटर नहीं हो सकता। जैसे ही अपॉइंट होगा एक डिक्लेरेशन देगा 7 डेज के अंदर अंदर कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, वो इंडिपेंडेंट है और कंपनी में आने से उसका कोई ज़ाती मादी फ़ायदा नहीं है। अगर एक से ज़्यादा ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गए तो कोड बताएगा कि तुम क्या करोगे और तुम क्या करोगे। फिर भी अगर झगड़ा आ गया तो लिखा है हम उनको प्यार से बुला के उन्हें समझाएंगे। In case of any dispute or any varying stance among liquidator, the matter shall be referred to court। मामला जाएगा अदालत की तरफ for appropriate order कि वो एक मुनासिब हुक्म जारी कर सकें in chambers, अपने चैम्बर्स में बैठ के in presence of these all। उर्दू तर्जुमा सबको बुला के चपेड़े करा के बताया जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि लिक्विडेटर का अगर फड्डा हो गया तो कौन रिजॉल्व करेगा? अदालत। अदालत अपने चैम्बर्स में ले जाके मामले को खुश असलूबी से तय करेंगे। खैर मतलब मैं मजाक कर रहा था। चैम्बर्स का मतलब है कि ऑफिशियल तरीके से नहीं, अनऑफिशियल स्लैंग, इनफॉर्मल डिस्कशन, चिट चैट वगैरह के थ्रू। कोर्ट चाहे तो ऑफिशियल लिक्विडेटर से कह सकता है कि भाई मुझे सिक्योरिटी दो। एक ऑफिशियल लिक्विडेटर से पूछा कंपनी वाइंड अप कर लोगे? उसने कहा 100% बेहतरीन, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है वाइंड अप करते हुए कंपनी। उन्होंने कहा अच्छा फिर सिक्योरिटी दे दो, अगर तुम बीच में भाग गए तो, तुमने सही काम ना किया तो कंपनी से वो लिक्विडेटर से सिक्योरिटी भी मांगी जा सकती है। वंस अपॉइंटेड तो लिक्विडेशन ख़त्म होने से पहले भाग नहीं सकता। 12 महीने में कंपनी को बंद करना पड़ेगा। 12 महीने से पहले छोड़ के भी नहीं जा सकता। कंपनी बंद होने से पहले छोड़ के नहीं जा सकता। आगे सेक्शन नहीं लिखा लेकिन अगला रूल बड़ा मज़े का है। अगर चला जाए तो जितनी रिम्यूनरेशन अभी तक दी है वो वापस ले लेंगे और जो देनी थी वो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, चाहे 10-11 महीने काम करता रहो। और सिक्योरिटी तो जब्त होनी ही होनी है। लोगों को इतना गुस्सा, वो कह रहे हैं जब हम तुम्हें अपनी पावर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम करो, बताओ कौन तुम्हें तंग करता है, तो तुम्हें 12 महीने तक तुमसे कंपनी बंद ही नहीं हुई। भाई मसला क्या होगा? कंपनी को बंद करते हुए कोई बंदा तंग कर रहा होगा, अदालत को शिकायत कर दो। तो अदालत की पावर के बावजूद भी अगर 12 महीने तक कंपनी बंद ना हुई तो फिर सज़ा मिलेगी। आप अपॉइंट होने के बाद क्विट नहीं कर सकते सिवाय पर्सनल डिसेबिलिटी। तो हो सकता है कि आप कहें जी मेरी टांग पे गोली लग गई है। अब टांग पे गोली लगने का तो कोई भी कह सकता है। टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट, अदालत फिर जाके चेक करेगी कि टांग पे गोली लगी है या नहीं लगी, और अगर वाकई गोली लगी और नज़र आए कि हाँ भाई ये बंदा बेचारा सही से वाइंड अप नहीं कर सकेगा तो फिर वो उसको एग्जाम्प्ट करेंगे। अदरवाइज वंस अपॉइंटेड आपको वाइंडिंग अप ख़त्म करनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है पर्सनल डिसेबिलिटी, तो उन्हें पता है कि लोग फिर क्या करेंगे, बहाना कर लेंगे कोई ना कोई, तो इसलिए उस बहाने का उन्होंने कहा कि भाई टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट। आखिरी बातें क्या हैं? Provided that in case of resignation, outgoing official liquidator shall, unless the court direct otherwise, continue to act until the person appointed in his place। अगर एक बंदा जा रहा है और दूसरा आ रहा है तो जब तक आने वाला चार्ज संभाल नहीं लेता तब तक जाने वाला सीट पे बैठा रहे, ताकि कंपनी वालों को डर रहे कि हाँ भाई बंदा सीट पे मौजूद है। क्या लिक्विडेटर और उसके रूल समझ आए? स्टेप 4 क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का क्या मतलब है बोला? वो जो कंपनी से चीज़ें मंगवाई जाएंगी। अब सवाल ये कि कब मांगी जाएगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? विद इन 15 डेज फ्रॉम रेलिवेंट डेट। जो रेलिवेंट डेट है उसके 15 दिनों के अंदर अंदर ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी।
15 दिन तो बहुत कम होते हैं। उन्होंने कहा हम इसको एक्सटेंड करते करते OL या PM या कोर्ट इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, 45वें दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इस 15 को 45वें दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं अक्सर इसे कहता हूँ कि आपने इसे पढ़ना है 15 + 30 = 45। ये नहीं सोचना कि 15 में 45 दिन की एक्सटेंशन मिल रही है। ये 15 दिन एक्सटेंड होके कहाँ तक जा सकते हैं? 45वें दिन तक जा सकते हैं। रेलेवेंट डेट के 15 से 45 दिनों के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी है। क्या है रेलेवेंट डेट? अगर PM अपॉइंट हुआ है तो जिस दिन अपॉइंट हुआ है वो है रेलेवेंट डेट, और अगर PM अपॉइंट नहीं हुआ तो जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया है वो डेट। आप गौर से देखें, जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया उस दिन ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा और PM की अपॉइंटमेंट वाले दिन वो आएगा। आसान अल्फाज में जब भी कोई बंदा आके कंपनी का चार्ज संभाल लेगा वो रेलेवेंट डेट है। अगर PM अपॉइंट है तो उसकी डेट, अगर वो अपॉइंट नहीं हुआ तो लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट की डेट। वहाँ से 15 से 45 दिनों के अंदर अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनवाने का कहेगा। किसको कहेगा? कंपनी के बड़ों को कहेगा। वो लोग जो कि रेलेवेंट डेट पे डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, CFO, सेक्रेटरी या एम्प्लॉई थे, या जो पिछले एक साल में रेलेवेंट डेट से पिछले एक साल में डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, CFO, सेक्रेटरी रहे हैं, या कंपनी के बनाने में शामिल रहे हैं, या कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में थे और वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो ये लोग देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर? ये जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देंगे तो इनको अगर पीछे वाले बंदे को आके खर्चा करना पड़ा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो तो जा चुका है, वो तो 3 महीने पहले किसी और कंपनी में जॉब करने चला गया था, अब वो आया है और हम उसे कह रहे हैं कि हमें तुमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसका आने जाने का खर्चा, उसका इन्फॉर्मेशन बनाने का खर्चा, वो सारा खर्चा किसको देना चाहिए? कंपनी को देना चाहिए। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी के एसेट्स में से उसको वो तमाम जेन्युइन खर्चा देगा जो उसका स्टेटमेंट बनवाने के ऊपर लगा। अब स्टेटमेंट में क्या होगा? एक लिस्ट जिसको क्रैम करना है। एसेट्स, डेट्स, लाइबिलिटीज़ की डिटेल, कैश हैंड में कितना है, बैंक में कितना है, क्रेडिटर्स के नाम, पते और कितनी सिक्योरिटीज़ वगैरह दी हुई हैं, कंपनी को पैसे कितने ड्यू हैं, कंपनी को कोई एसेट अगर कंपनी के पास नहीं है तो कहाँ है, कौन उसका इंचार्ज है, कंपनी के तमाम बिजनेस प्लेसेस और वहाँ के इंचार्जेस की डिटेल, कंपनी को कोई लीगल केसेस वगैरह, सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये तो सबसे पहले लिखना होता है। तो ये ऑफिशियल कंटेंट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के। जी पहले लिख दें, लेकिन नीचे करके। अगर आप शुरू यहाँ से करेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि बच्चे को बस इतना ही आता है। तो क्या ये बात समझ आई? कोई भी शख्स जो अपने आप को राइटिंग में कहता हो भाई मैं क्राइटर हूँ या कंट्रीब्यूटरी हूँ, उसको यहाँ कह के वो थोड़े से पैसे दे के ये स्टेटमेंट अगर देखना चाहे तो देख सकता है। यहाँ कहना हर बंदे का कि भाई मेरी कंपनी है, उसने क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के कंटेंट समझ आए, स्टेप 4 समझ आ गया। स्टेप 5 क्या है भला? रिपोर्ट। अब लिक्विडेटर ने सारी चीज़ें हासिल कर ली, अब लिक्विडेटर एक रिपोर्ट बना के अदालत को देगा जिसमें फिर एक लिस्ट है जिसको आपने क्रैम करना है। मेरी ज़िंदगी तो आसान है। एसेट्स की डिटेल, कैश इन हैंड और बैंक में कितना पड़ा और नेगोशिएबल सिक्योरिटीज़ कितनी है, ऑथराइज पेड अप कैपिटल की डिटेल, एग्जिस्टिंग और कंटिजेंट जो लाइबिलिटीज़ है उनकी डिटेल, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की डिटेल, डेट्स की डिटेल, कंट्रीब्यूटरी से कितने पैसे आने हैं, ट्रेडमार्क्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स, इस तरह की चीज़ें कौन सी हैं, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स, जॉइंट वेंचर्स, फलाना फलाना क्या है, कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज कौन सी हैं, लीगल केसेस कौन से हैं और एनी अदर इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया कि समझने वाली बात थोड़ी सी है, लेकिन इसमें ये लिस्ट आपने क्रैम करनी है। 3 चीज़ें इस चैप्टर में क्रैम करने वाली हैं प्रॉपर। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के कंटेंट्स, एक कोड की रिपोर्ट के कंटेंट, और तीसरा कौन अप्लाई करते हैं, किन रीजंस पे अप्लाई करते हैं, और थोड़ी सी डिटेल है 2 से 2.5 सफ़े की। हाँ जी, ये बात समझ आई? ऑफिशियल लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट में कुछ और बातें भी लिख सकता है। कंपनी बनी कैसे थी, प्रमोट कैसे हुई थी, बनाते हुए कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ था, कुछ लोगों ने इसको गलत नीयत से तो नहीं बनाया था। फिर अगर उसे लगता है कि कंपनी के कुछ बिजनेस बंद होने वाले नहीं हैं अभी, यानी उसे लगता है कि कंपनी की 1-2 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो अगर हम 10 महीने तक चलाते रहें तो अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, तो वो रिपोर्ट में लिख सकता है कि मैं ये 2 फैक्ट्रियाँ सबसे एंड पे बंद करूँगा क्योंकि इन फैक्ट्रियों से जो पैसे आ रहे हैं उससे कंपनी को फ़ायदा ही होगा, तो वो उसके बारे में बता सकता है। वायबिलिटी ऑफ कंपनी बिजनेस या स्टेप जो कि उसके ओपिनियन में ज़रूरी हैं जिससे एसेट्स की वैल्यू
बेहतर हो सकती है। अगर कोर्ट कहे या उसे ठीक लगे तो वो कुछ और रिपोर्ट्स भी बना सकता है, और इन रिपोर्ट्स की जो भी कॉपीज़ हैं वो रजिस्ट्रार को भी आप साथ साथ भेजेंगे। जब जब कोर्ट को भेजेंगे तब तब रजिस्ट्रार को भी भेजेंगे। स्टेप 5 समझ आया? स्टेप 5 समझ आ गया, 4 समझ आ गया, 3 समझ आ गया, 2 समझ आ गया। चलते हैं हम अपने सबसे बड़े स्टेप की तरफ, जिसमें सबसे बड़ी लिस्ट है याद करने वाली, जिसमें मैंने कुछ नहीं करना। नहीं ऐसे नहीं है, हम इतने जालिम नहीं है साहब। कौन अप्लाई करेगा वाइंडिंग अप के लिए? एक लिस्ट ऑफ पर्सन है कि चंद ऐसे लोग हैं जो वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक दफ़ा। कौन से लोग हैं जो वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्या रीजंस हैं जिसकी बेस पे वो वाइंडिंग अप की तरफ अप्लाई कर सकते हैं, या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या सिचुएशन है जिसको जहन में रखें। आसान अल्फाज में आपने जहन में रखना है, कोर्ट भी अप्लाई कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए, SECB भी अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रार भी। एक तो इन सारी अथॉरिटीज़ को इजाज़त है कि ये वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के क्रेडिटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी अप्लाई कर सकते हैं, इनको भी आपने जहन में रखना है। तो ये कम से कम ये चीज़ें आपके जहन में कि कंपनी के अंदर दो तरह के लोग हैं, या मेंबर्स हैं यानी कि जिनको हम कॉन्ट्रीब्यूटरी कह रहे हैं, या क्रेडिटर्स हैं जिनके पैसे देने हैं, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाहर के लोग कौन कौन से हैं? रजिस्ट्रार, SECP और कोर्ट, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक ओवरऑल चीज़ है जो कंपनी इटसेल्फ है, तो कंपनी इटसेल्फ खुद भी अप्लाई कर सकती है। कंपनी एज अ कंपनी भी अप्लाई कर सकती है, कंट्रीब्यूटरी अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिटर भी अप्लाई कर सकते हैं, SECB भी अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रार भी कर सकता है, और कोर्ट तो सो मोटो एक्शन ले सकता है। तो यहाँ लिस्ट में कोर्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको याद है हमने क्या कहा था, कोर्ट अगर दिल करे तो खुद से भी एक्शन ले सकता है। अब इनमें से जो भी अप्लाई करेगा ना, उसको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। क्या हैं वो शर्तें? रजिस्ट्रार के लिए शर्तें ज़रूरी क्या हैं? रजिस्ट्रार को पहले SECP की सैंक्शन लेनी पड़ेगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी, और ऐसे में तब तक इजाज़त SECP नहीं देगा जब तक रजिस्ट्रार ने उस कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं प्रोवाइड कर दी। रजिस्ट्रार को अपनी रिसर्च से पता लगा कि कंपनी गलत काम कर रही है, उसने कंपनी को अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे बताओ। जब कंपनी ने उसको नहीं साबित कर सकी कि कंपनी सही कर रही है गलत कर रही है, तो रजिस्ट्रार गया SECP से, उसने पूछा। जब SECP ने उसको ओके कर दिया तो रजिस्ट्रार ने जाके शिकायत कर दी। तो कौन शिकायत कर सकता है? रजिस्ट्रार। इस लिस्ट को यूं बस याद नहीं करना, इसको सामने टेबल समेत याद करना है। कौन कर सकता है, क्या शर्तें पूरी करके कर सकता है? तो रजिस्ट्रार के लिए दो शर्तें हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे और SECP से इजाज़त ले। अच्छा, SECP भी शिकायत कर सकता है? हाँ, अगर SECP की इन्वेस्टिगेशन करे कंपनी के अफेयर्स में और साबित हो कि कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए बनी है, कंपनी अपना बिजनेस मेमोरेंडम के अगेंस्ट चला रही है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट जा रही है, मैनेजमेंट में फ्रॉड मिसफीजेंस गड़बड़ें हो रही हैं, इनमें से कोई भी, यानी अगर कंपनी गलत तरीक़ों से चल रही है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगी कंपनी को और अदालत की तरफ चली जाएगी। तो SECP के लिए दो शर्तें क्या हैं? साबित हो जाए कि कंपनी में बदउनवानी बदनज़मी चल रही है, एंड नंबर 2, कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होगी अगर लाइसेंस रिवोक हुआ है, क्योंकि अगर लाइसेंस रिवोक हुआ है तो उससे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई होगी। तो अब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देनी, डायरेक्ट शिकायत कर देनी है। तो SECP को ऑफिसर कब कर सकता है? जब इन्वेस्टिगेशन से कुछ गड़बड़ें साबित हो जाएं और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसकी दोनों शर्तें समझ आ गई, रजिस्ट्रार की दोनों शर्तें समझ आ गई थी। अब दरमियान में देखते हैं क्रेडिटर की शर्तें क्या है। क्रेडिटर अगर कहता है कि जी मैंने वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करना है, तो पहले तो उससे सिक्योरिटी मांगी जा सकती है। एमी किसी क्रेडिटर ने गुस्से में कह दिया कंपनी की वाइंडिंग अप करो, 1.5, 2, 2.5, 3 महीने के खर्चे करने के बाद पता लगा कि वाइंडिंग अप तो बनती ही नहीं थी, क्रेडिटर ने तो साड़ा निकाला था। तो क्रेडिटर को कहेंगे कि भाई नंबर 1, एक तो तुम सिक्योरिटी दे दो हमें, नंबर 2, हमें एक जेन्युइन केस ला के दो, प्राइमा फेशियाई केस ला के दो। लीगल वर्ड प्राइमा फेशियाई, जो चेहरे से जाहिर है, प्राइमा फेशियाई सामने से आया है, नज़र आ रहा है। प्राइमा फेशियाई उर्दू में हम कहते हैं, आपने शायद खबरों में सुना हो, मुबैयना। तो एक मुबैयना इल्ज़ाम लेके आए, एक ऐसी चीज़ जो बड़े वाज़े तरीके से साबित हो रही हो
एंड सिक्योरिटी दे। अगर ये दोनों केसेस उसने पूरे कर दिए तो क्रेडिटर भी अप्लाई कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए। तो एससीसीपी रजिस्ट्रार वाली बात समझ आ गई हमें, क्रेडिटर वाली बात समझ आ गई। कंपनी खुद भी अप्लाई कर सकती है एज अ होल। कंपनी का एक शर्त पूरी करनी होगी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की डिटेल कंपनी खुद जमा कराएगी। अगर कंपनी वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने कभी भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास की और कहा हम वॉलंटरी की तरफ नहीं जा रहे, भाई पहले इकट्ठे हुए होंगे, वॉलंटरी की तरफ आपस में फटा हो गया होगा, तो सोचा कि नहीं हमारी तो आपस में कभी भी नहीं बननी, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या तय किया कंपनी ने, और इकट्ठे चल के अदालत के पास चलते हैं, उनसे कहते हैं हमें बंद कर दो। तो अगर कंपनी ने खुद ही कहा कि हमने बंद होना है तो फिर कंपनी को एक शर्त फॉलो करनी होगी, अपने एसेट्स लायबिलिटीज़ की वो डिटेल जो एंड पे मांगनी है ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाली, वो खुद से ला के दे दें। हमने इन एप्लीकेंट्स को शर्तों समेत याद रखना है। रजिस्ट्रार की शर्तें हैं अपॉर्चुनिटी दे, एससीसीपी से पूछे। एससीसीपी की शर्तें बदउनवानी साबित हो जाए इन्वेस्टिगेशन से और अपॉर्चुनिटी दे। क्रेडिटर की शर्तें हैं एक मुबैना केस मौजूद हो और सिक्योरिटी दे। कंपनी की शर्तें हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे और ख़ुद से एसेट्स लायबिलिटीज़ की डिटेल उठा के जमा कराए। तो इन तमाम एप्लीकेंट्स को शर्तों समेत समझना है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? अगर लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो एसेट से तो ही तो मसला पड़ता है, तभी तो लोग ज़बरदस्ती वाइंडिंग अप की तरफ जाते हैं। क्यों नहीं होगी? अगर लायबिलिटीज़ एसेट से ज़्यादा हो तो यही तो प्रॉब्लम है कि कंपनी की लायबिलिटी ज़्यादा है एसेट्स कम है, तो अब क्रेडिटर्स कह रहे हैं बंद करो, उस कंपनी को बंद करो और जितना हमारा पैसा निकलता है हमें दिलवाओ। क्योंकि अगर लायबिलिटीज़ कम हो या ज़्यादा हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स की कैलकुलेशन बनती है। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो बड़ा मज़े का पोर्शन है, वो नहीं मैं जो 7वें स्टेप में दिखाया था कि फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उसमें बड़ी खिचड़ी होती है, कम होंगे तो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे तो क्या होंगे। अच्छा कम हो तो किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है? गवर्नमेंट आ जाती है सबसे पहले, कहती है अगर हमारा कोई यूटिलिटी बिल रहता है तो सबसे पहले वो देना है। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई मज़दूर है तो मज़दूर की तनख्वाहें पहले देनी है, लेबर या इस तरह से करके। तो खैर वो एक अलग कहानी है, वापस इधर आते हैं। ये बात समझ आई? आखिरी एप्लीकेंट रह गया कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी सिर्फ एक ही शर्त पर अप्लाई कर सकता है, अगर वो साबित करे कि कंपनी मिनिमम मेंबर से नीचे चली गई है। क्योंकि आपको याद है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चले जाएँ और कब तक जाते रहें तो नुकसान होता है 180 डेज से ऊपर। तो अगर एक शख्स आके साबित कर दे एक या एक से ज़्यादा कंट्रीब्यूटरी कि कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे जा चुकी है, तो कंपनी वाले कहेंगे तुम्हें क्या टेंशन है, मेंबर तो आते जाते रहते हैं, तुम आज हो कल नहीं होगे, तुम साबित तो करो कि तुम एक स्टेबल किस्म के मेंबर हो। तो उसे साबित करना पड़ेगा कि पिछले 1.5 साल में कम से कम 6 महीने वो कंपनी में रहा हो, पिछले 1.5 साल में कम से कम 180 डेज़, पिछले 18 महीने में कम से कम 180 डेज़ किसी भी टाइम पे आया चला गया, फिर आया चला गया। अगर पिछले 1.5 साल में तकरीबन 6 महीने वो साबित कर दे कि मैं कंपनी में रहा हूँ, या वो साबित कर दे मैं तो शुरू के मेंबर्स में से हूँ, तो वो अप्लाई कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए। तो कंट्रीब्यूटरी नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस बिलो 2 या 3, और शेयर्स जिनकी वजह से वो कंट्रीब्यूटरी हैं या तो वो ओरिजिनली उसे मिले थे या उसके पास रहे हैं उसके नाम पे कम से कम 180 डेज ड्यूरिंग 18 मंथ्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, या उसके नाम पे थे या किसी बंदे के मरने से उसको मिल गए थे। तो या तो वो कहते मैं ओरिजिनल शेयर होल्डर्स में से हूँ, या कहते कि पिछले 1.5 साल में ये देखें 180 दिन तक किसी ना किसी तरीके से शेयर्स मेरे नाम पे रहे हैं। अगर वो ये साबित कर दे और मिनिमम से नीचे चला गई है कंपनी, तो वो अप्लाई कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए। डन। तो चैप्टर की सबसे आखिरी बात और सबसे तकलीफ दे बात, एक लंबी सी लिस्ट जिसे आपने याद करना है। मैं कहने लगा था जैसे मैंने समझाना है, फिर मुझे याद आया मैं समझा के क्या करूँगा, तो ख़त्म करें लेक्चर, लिस्ट देख लेंगे घर जाके। चलें लिस्ट को कम से कम एक दफ़ा मैं दोहरा दूँ, आपको बहुत बुरा ना लगे। ये पेनल के एक्सेप्शन हुआ पे कोड लिखा हुआ है मोर अमाउंट, उसका क्या मतलब है? जी किस में क्या एक्सेप्शन में? पेनल के एक्सेप्शन में बिना हुआ पे इशू शेयर टिकट 60% इशू शेयर टिकट और मोर अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मोर अमाउंट हुआ था क्या? जी वहाँ पे पैनल में लिखा था कि अगर एक क्रेडिटर जिसको 60% या उससे ज़्यादा के पैसे मिलने हैं, अब अगर वो लिख देते ना कि वो क्रेडिटर जो 60% ऑफ पेड अप कैपिटल के बराबर हो, तो एक क्रेडिटर जिसका 62% है जिसके पास,
वो उस रूल पे पूरा ही नहीं उतरता। उन्हें क्या कहा, जिसके पास 60 या 60 से ज़्यादा परसेंटेज हो वो, तो और मोर का मतलब है 60% या ज़्यादा। और मोर अमाउंट ना, यानी कि 60% की इक्वल अमाउंट या उससे ज़्यादा अमाउंट। कंपनी जो है ना शेयर कैपिटल नहीं रखी, मतलब गारंटी का। जी, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं और गारंटी है, अगर वहाँ कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल के 60%, अब अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर ये लाइन गायब हो जाएगी। जब ये लाइन गायब हो जाएगी तो क्या क्रेडिटर अपना बंदा ला सकते हैं? नहीं। ये तो सीलो की खूबसूरती है, जो बताया है वही है। हाँ जी, पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप। पेटिशन वाइंडिंग अप बाय कोर्ट उस दिन शुरू हो जाती है जिस दिन उसकी पेटिशन अदालत में दायर की जाती है। इंतहाई खूबसूरत तरीके से हमने छुपा लिया जज भाई को। कहीं किसी भी किस्म का आप यहाँ से क्लिप निकाल के तौहीन अदालत जो है ना वो हमारे ऊपर साबित ना कर दें। तो हमने ये सारे बैरिस्टर दिखा दिए, लेकिन जो वो वाले भाई साहब हैं, अभी देखें, इससे पहले भी मैंने एक जज दिखाया था, लेकिन उसको भी बैक साइड से उसका सर नज़र आ रहा था, चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, ताकि आप जो है ना किसी भी किस्म का कोई मेरे खिलाफ केस ना कर। कंपनी वाइंड अप कैसे हो सकती है बाय कोर्ट? एक लिस्ट है। असूलन सच्ची बात बताऊं, बनता ये है कि मैं आपसे कहूँ बस रट्टा लगा लें, क्योंकि उसके अंदर की गहराइयाँ समझनी नहीं है। लेकिन अब थोड़ा मुझे मौका दीजिएगा, मैं क्विकली सारे बातें बता दूँ। आप लोग फिर बीच बीच में सवाल पूछते रहेंगे तो फ़ायदा है कोई नहीं। क्विकली बता देता हूँ एक लिस्ट। कंपनी वाइंड अप हो सकती है किन किन वजूहात से? अगर वो खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कहते हमने होना है वाइंडिंग अप, अगर वो स्टैच्यूटरी मीटिंग ना करें, एक मीटिंग होती है चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, इतनी ज़रूरी है कि वो मीटिंग ना करें तो वाइंडिंग अप की तरफ चली जाएगी, या उन्होंने स्टैच्यूटरी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा नहीं कराई। अब ये वो सारी रीज़न है। 2 लगातार एजीएम्स नहीं की, इनमें से एक भी रीज़न अगर हिट हो जाए तो उसकी बेस पे उन 5 में से कोई भी जाके, हम ये नहीं पढ़ रहे कि उनमें से किस किस की कौन कौन सी रीज़न है, ये रीज़न्स हैं, वो एप्लीकेंट्स हैं। इनमें से किसी भी इशू पे उनमें से कोई भी अदालत जा सकता है। वहाँ सिर्फ कंट्रीब्यूटरी की रीज़न डिफाइन थी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, बाकी किसी की रीज़न डिफाइन नहीं थी। कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 लगातार ईयर से जमा नहीं कराई। कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स 3 से नीचे चले गए हैं पब्लिक में, या 2 से नीचे चले गए हैं प्राइवेट में। कंपनी अपने डेट्स अदा नहीं कर पा रही, इसका एक ऑफिशियल मतलब है, 2 स्लाइड्स बाद लिखा हुआ है। ये लिस्टेड कंपनी नहीं रही, अगर पहले लिस्टेड होती थी तो अब ये लिस्टेड नहीं रही। कोर्ट को लगता है कि ये मुनासिब है कि कंपनी को बंद हो जाना चाहिए। कंपनी में कोई मेंबर ही नहीं रहा। कंपनी का सोल बिजनेस सेक्शन 42 वाला लाइसेंस था और वही लाइसेंस फारिग हो गया, या कंपनी का सोल बिजनेस लाइसेंस था और लाइसेंस रिवोक हो गया, या सेक्शन 42 वाला लाइसेंस खत्म हो गया और कंपनी सही से वाइंडिंग अप नहीं कर पाई, या एक लिस्टेड कंपनी पूरे साल से बिजनेस ही नहीं कर रही। लिस्टेड कंपनी लाखों लोग, हज़ारों लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो इतनी ठंडी कंपनी है कि वो काम ही नहीं कर रही। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। कंपनी बनी है या सामने लाई गई है अनलॉफुल फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के लिए, कंपनी को अनलॉफुल काम कर रही है, कंपनी कुछ ऐसे कर रही है विच इज़ ऑपरेसिव, जो दबा रहा है, नुकसान दे रहा है माइनॉरिटी मेंबर्स को, 10% या उससे ज़्यादा मेंबर्स को तकलीफ हो रही है। कंपनी वो लोग चला रहे हैं जो प्रॉपर ट्रू अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे, वो चला रहे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, मिसफीजेंस कर रहे हैं, मेलफीजेंस कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं या सही काम भी गलत तरीके से कर रहे हैं। कंपनी वो लोग चला रहे हैं जो मेमोरेंडम, आर्टिकल, लॉ, रेगुलेशन, SECP रजिस्ट्रार की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की कोई स्कीमें चला रहे हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं। किस किस्म की स्कीमें? अनऑथराइज डिपॉजिट अगर आप जनरल पब्लिक से ले रहे हैं, आप रेफरल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, पिरामिड स्कीम्स की तरफ जा रहे हैं, पोंजी स्कीम्स की तरफ जा रहे हैं, लोकल स्कीम्स की तरफ जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्कीम्स की तरफ जा रहे हैं। इनमें से किसी भी लफ्ज़ की गहराई सिलेबस में नहीं है। रेगुलर क्लास में हम ज़रूर इसको तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन क्रैश में उतना मार्जिन नहीं है। तो अगर आप कोई पुट्ठी सीधी स्कीमों की तरफ चले गए, आप कोई और ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जो SECP ने कहा खबरदार ये पब्लिक के अगेंस्ट है, आप उसमें घुस जाएँ, या अगर आप कोई पैसे शैसे लोगों से लेके और कोई लॉटरी शॉटरी निकाल के और उसके बाद कोई प्रोबेबिलिटी के थ्रू उनके इनाम निकालते हो, तो इस तरह की स्कीमें, इनमें से किसी भी किस्म की स्कीम में घुसने का मतलब है कि आप अनलॉफुल काम कर रहे हैं। हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अनेबल टू पे डेट। अब कब मानेंगे कि कंपनी अनेबल टू पे डेट है? अगर कोई क्रेडिटर कंपनी के पास आता है और लाख या लाख रुपए से ज़्यादा उसे पैसे चाहिए, वो कंपनी को नोटिस सर्व करता है, वो कहता है मुझे आपसे पैसे चाहिए। कंपनी उसके नोटिस के जवाब में 30 दिन तक ना उसे सेटिस्फाई कर पाती है, ना उसे पैसे दे पाती है,
ना उसकी सिक्योरिटी बढ़ा पाती है, ना कोई कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है लाख रुपयों से कहते हो यार बाद में आओ 6 महीने बाद तुम्हें 1/20 दे देंगे, तो ना कंपाउंड किया, ना पैसे दिए, ना सिक्योर किया। अगर ये सिचुएशन बनी हुई हो, या अगर ये सिचुएशन बनी हुई हो कि अदालत या किसी अथॉरिटी ने ऑर्डर किया फेवर में क्रेडिटर के अदालत गया, अदालत ने कहा हाँ भाई कंपनी गलत कर रही है, हाँ भाई मिस्टर कंपनी पैसे दो इसको, वो नाश्ता वो ऑर्डर लेके आया, उसने कहा देखो अदालत ने कह दिया पैसे दो, कंपनी का नहीं देने, इसका मतलब इतनी जलालत के बाद भी अगर पैसे नहीं दे रही कंपनी तो है ही नहीं उसके पास, या अदालत को लगता है कि कंपनी के पास पैसे नहीं है। तो अगर अदालत को लगे या वो ऑर्डर के बाद भी पैसे ना दे पाएँ, या एक बंदा रिक्वेस्ट कर रहा हो कम से कम लाख रुपए के उसके ड्यूज़ हों और वो रिक्वेस्ट कर रहा हो और 30 दिन तक उसको किसी भी तरीके से कंपनी अकोमोडेट ना कर सके, तो इनमें से एक भी सिचुएशन हो गई तो हम कहेंगे कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी अनेबल टू पे डेट है। और अनेबल टू पे डेट एक वन ऑफ द रीज़न है जिसके तहत कंपनी की वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो एक लिस्ट ऑफ रीजन है जिनको क्रैम करना है, फिर वो लिस्ट ऑफ पर्सन को टेक्निकली क्रैम करना है, पर्सन कौन सा और उसकी कंडीशंस कौन सी हैं। तो बड़ा जी बिल्कुल बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है अगर आप इसे समझें पहली दफ़ा, उसके बाद रट्टा मारना है उन सारी चीज़ों को जिसमें क्रैमिंग वाली हैं। अब अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, और जो साथ साथ जाना चाहें वो जा भी सकते हैं। लाइट्स ओपन कर दीजिएगा जी।